बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 6 सितंबर 2021 का ये एनएमडी कैट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर, जिसमें पहला क्वेश्चन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका आंसर बीटा है। हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ हमें बताता है फोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। यहाँ से आपके पास गिवन ऑप्शन के मुताबिक m इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए आ गया, बाकी कोई भी आंसर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ वेलोसिटी ऑफ बॉडी या वेलोसिटी इज़ डबल्ड एंड फोर्स रिमेन कांस्टेंट देन पावर बिकम्स। तो पावर का हम फॉर्मूला जानते हैं, पावर इज़ इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है, तो अगर फोर्स सेम है, वेलोसिटी को डबल किया जा रहा है, तो पावर में भी सेम वैसा ही फ़र्क पड़ेगा, पावर भी डबल हो जाएगी, बीटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज़ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है रेडियन इज़ यूज्ड फॉर लार्जर एंगल। वैसे तो रेडियन और डिग्री को आप हर तरह के एंगल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप इनको कंपेयर करें तो चूंकि 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्रीज, तो ज़्यादातर बड़े एंगल को डिस्क्राइब करने के लिए हम रेडियन यूज़ करते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़, एसआई यूनिट इसका हर्ट्ज़ होता है। चाहे आप हर्ट्ज़ को साइकिल पर सेकंड की फॉर्म में लिख लें, चाहे आप हर्ट्ज़ को रेवोल्यूशन पर सेकंड की फॉर्म में लिख लें, चाहे आप हर्ट्ज़ को वाइब्रेशंस पर सेकंड की फॉर्म में लिख लें, डिपेंड करता है कि हम कौन से टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं इन अ स्टेशनरी वेव इफ़ ओनली वन लूप, एक लूप बना है, इस फॉर्म देन द वेवलेंथ इज़। वन लूप की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हम स्टेशनरी वेव की वेवलेंथ का जनरल फार्मूला लिख लेते हैं 2l ओवर n। नंबर ऑफ़ लूप्स कितने हैं 1, तो हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा 2l। लैम्डा इज़ इक्वल टू 2l। इसे आप लैम्डा 1 भी कह सकते हैं क्योंकि फर्स्ट मोड की बात हो रही है, तो इसका आंसर है अल्फ़ा। टू एंड ऑफ वेव आर प्लग्ड सो दैट टू ट्रफ ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ देयर मीट अप। तो देखें उनके मिडल पॉइंट पे जब दो ट्रफ दोनों तरफ से आ रहे हैं, दो ट्रफ दोनों तरफ से आ रहे हैं, अब ये दोनों चूंकि ट्रफ हैं, ट्रफ ट्रफ के साथ मीट अप करेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इनके मिडल पॉइंट पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा। चाहे क्रस्ट क्रस्ट पे आके मीट करे, ट्रफ ट्रफ के साथ मीट करे, जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ करता है, क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट के साथ इन फेज़ है, ट्रफ ट्रफ के साथ इन फेज़ है, तो रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज़ करेगा। द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज़ कॉल्ड। अब चूँकि थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ते हैं कि गैस की जो मॉलिक्यूलर मोशन होती है उसका ताल्लुक एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ होता है, और हम इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ भी रिलेट करते हैं, तो इसलिए गिवन ऑप्शन में तो ऐसा कोई भी आंसर नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे ही हम आइडियल गैस की ज़ीरो लेते हैं, तो इसलिए हम इसको नन की तरफ जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड। अब आप देखिए फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वैसे तो इसकी डेफिनेशन होती है F ओवर Q के फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर फॉर्मूला लिखें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E डॉट ए, और अगर मैं मैक्सिमम फ्लक्स की बात करूं तो वो बनेगा ई ए कॉज ऑफ ज़ीरो। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल अगर ज़ीरो हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। यहाँ से E का फॉर्मूला बन जाएगा फाई ई डिवाइडेड बाई ए। अब इस फाई ई को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और ये भी ई ही है। फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये भी ई ही है। और ये जो फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, इसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, आपको याद होगा हमने इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी डिफ़ाइन किया था, और वो हमारे पास बी के इक्वल आया था। तो इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को हम E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं, जिसकी बेसिक डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज़ मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल। अब आप गौर से देखिए पॉजिटिव चार्ज के बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस तरह से मूव कर रहा है। अब आप गौर कीजिए
अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह की एज्यूम कर लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लें ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, हम जानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ही मूव कर रहा है, तो फिर तो अगर ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव प्लेट रिपेल कर रही है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है, ये इसी लाइन में जाता जाएगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर यही चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल पर भेजेंगे, फ़र्ज़ कर लें इस तरह भेज रहे हैं, तो फिर ये पॉजिटिव प्लेट से रिपल्शन फील करेगा और नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा और ये नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड हो जाएगा। अगर हम इसको 90 के एंगल पर भेजें तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, यानी अगर मैं इसको 90 के एंगल पे भेज रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स भी 90 के एंगल पे लग रही है और हम कह सकते हैं कि ये सर्कुलर पाथ फॉलो करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसी कोई भी बात बताई नहीं गई, तो इसलिए ना तो हम मूव पैरेलल कहेंगे, ना हम कहेंगे नो डिफ्लेक्शन, ना हम कहेंगे डिफ्लेक्ट परपेंडिकुलरली। इसका जो बेस्ट आंसर है वो नन ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि सिचुएशन बताई नहीं गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 90 के एंगल पर भेजें तो उसका पाथ सर्कुलर होता है। ये हमने चार्ज टू मास रेशो में सीखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर चार्ज पार्टिकल को 0 एंगल पर भेजें फिर तो मैग्नेटिक फोर्स लगती ही नहीं है। अगर आप चार्ज पार्टिकल को 90 से कम एंगल पर भेजें, 90 से कम एंगल पर और 0 से ज़्यादा एंगल पर, तो फिर इसका जो पाथ है वो हेलिक्स या स्पाइरल होता है। इसी तरह अगर चार्ज पार्टिकल को 90 से ज़्यादा एंगल पर भी भेजें और 180 से कम एंगल पर भेजें तो फिर भी इसका पाथ स्पाइरल या हेलिक्स ही होता है। 90 डिग्री पर सर्कुलर, 0 और 180 एंगल पर तो फोर्स लगती ही नहीं है। तो ये ऑप्शंस आपने माइंड में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एसी जनरेटर इज़, इसका करेक्ट आंसर अल्फ़ा है और ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। साइनोसॉइडल ये वेव बनती है और साइन की फॉर्म में इसका फार्मूला आता है। इसमें ई नॉट का हमें मतलब पता है एन ओमेगा ए बी। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फार्मूला फॉर टॉर्क इन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फार्मूला हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है, आई बी ए कॉज अल्फ़ा। इसमें अल्फ़ा किस किस के दरमियान एंगल है? सरफेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान। फोटोन वाज नेम्ड बाय, तो ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पिछला टॉपिक है, हम बुक को फॉलो करेंगे। तो इसको नेम किया था एक तरह से आइंस्टाइन ने। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर ये नहीं है, क्योंकि एक दूसरे साइंटिस्ट से जिन्होंने 1926 में इसको नेम दिया था, पैकेट ऑफ एनर्जी को फोटोन का नाम दिया था, लेकिन वो इन ऑप्शंस में नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गिवन ऑप्शंस के मुताबिक हमारा करेक्ट आंसर आइंस्टाइन ही होगा। लेकिन मैं आपको उन साइंटिस्ट का नाम भी बता देता हूँ। उनका नाम था गिलबर्ट न्यूटन लेविस और इन्होंने 1926 में 18 दिसंबर में फोटोन का नाम पहली दफ़ा यूज़ किया था। बहरहाल गिवन ऑप्शंस के मुताबिक तो हम आइंस्टाइन ही चूज़ करेंगे और हमारी बुक में भी आइंस्टाइन के बारे में ही जब बात की गई है उसी में ये चीज़ें मेंशन की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं यूनिट ऑफ वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट इज़। तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट कहाँ आता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, लैम्डा इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। और ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर और लैम्डा का प्रोडक्ट है यही असल में वेन्स कांस्टेंट है और इसके यूनिट हमें यहाँ से नज़र आ रहे हैं। लैम्डा का यूनिट मीटर और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यूनिट ऑफ ई इन ई इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। ये स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ है, ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में हमने डिस्कस किया था। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि ये ई जो है ये सिर्फ एनर्जी नहीं है। इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो दिस इज़ एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की इंटेंसिटी को शो कर रहा है। आप इसको पावर डिलीवर्ड पर यूनिट एरिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनता है
पावर का यूनिट तो वॉट होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। आप इस चार्ली ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिए, वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर तो ये असल में कंपोजिंग की मिस्टेक हुई है, यहाँ नीचे पर मीटर स्क्वायर था जो नहीं लिखा गया, लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन ऐसी ना होती वॉट पर मीटर स्क्वायर वाली, तो फिर आप नन की तरफ चले जाते। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फ़ा। ये हम जानते हैं कि कम से कम 1.02 मेव एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को पैदा करने के लिए, क्योंकि उन दोनों पार्टिकल्स की रेस्ट मास एनर्जी इतनी होती है, तो इसलिए कम से कम इंसिडेंट गैमा रे फोटोन के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जितनी भी एनर्जी होगी वो उनकी कैनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है पेनिट्रेशन पावर ऑफ एक्स रेज डिपेंड्स अपॉन। अब हम इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, वेवलेंथ की फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हम बोथ ए एंड सी लगा सकते हैं। 19 में कह रहा है एक्स रेज कैन बी यूज्ड फॉर क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए या एग्जामिन करने के लिए हम एक्स रे डायफ्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है फोटोन इज़ मेड बाय हाउ मैनी क्वार्क्स। तो चूँकि फोटोन बजाते खुद एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 0 क्वार्क्स। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है प्रोटॉन इज़ मेड बाय हाउ मैनी डाउन क्वार्क्स। तो ये आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर 21st चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, जिसमें काफ़ी डिटेल में ये बातें की गई हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस टॉपिक को ठीक से देख लें, एक एक चीज़ रिवाइज़ कर लें। प्रोटॉन के बारे में आखिरी पेज पे लेफ़्ट साइड पे एक इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ ये लिखा गया है प्रोटॉन जो है वो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से मिलके बनता है। तो चूँकि यहाँ पे डाउन क्वार्क का जिक्र है, तो आप आंसर करेंगे 1 डाउन क्वार्क, और अगर अप के बारे में भी पूछा जाता तो फिर साथ 2 अप क्वार्क्स भी आ जाने थे। 22 में कह रहे द पार्टिकल्स विच आर लाइटर दैन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन से जो लाइटर पार्टिकल्स हैं उनको मीजॉन्स कहते हैं, और प्रोटॉन से हैवियर पार्टिकल्स को बेरियॉन्स कहते हैं। गिवन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बीटा, मीजॉन्स। 23 में कह रहा है इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड बाय कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स। अच्छा, लेंथ ऑफ वायर को डबल किया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई फ़र्क नहीं किया, तो R इज़ इक्वल टू रो एल ओवर ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, मटेरियल सेम है यानी डेंसिटी सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ को डबल करने से रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर है बीटा। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चों ने हमें बताया, जो क्वेश्चंस आए उनमें से एक तो 2 न्यूमेरिकल थे। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ठीक से देख सकते हैं। ये CP और CV की रेशो गामा और CP माइनस CV इज इक्वल टू R, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। ओहम्स लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, पावर डिसिपेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स चूँकि बच्चों को याद नहीं है, तो मैं डायरेक्ट आपको फार्मूले बस बता रहा हूँ कि इन फार्मूलों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर देख लें। फाइंड द टर्न्स रेशो इफ़ VS डिवाइडेड बाई VP इज़ 2। हम जानते हैं टर्न्स रेशो यानी NS डिवाइडेड बाई NP इज़ इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई VP। तो VS डिवाइडेड बाई VP तो गिवन है, जो 2 के इक्वल है, इसका मतलब है टर्न्स रेशो भी इसी के इक्वल आएगी। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है इफ़ इनपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ 10 वोल्ट। इनपुट वोल्टेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, अब जब वो जिक्र ना करे कि ये कौन सी वोल्टेज है, समझें वो RMS वोल्टेज है। ये तो हो गई RMS वोल्टेज। देन आउटपुट DC विल बी। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट DC के बारे में वो पूछ रहे हैं। एक बात तो याद रखें कि इनपुट की जो RMS वैल्यू होती है ना, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद आउटपुट की भी RMS वैल्यू वही होती है, क्योंकि RMS वैल्यू हम फाइंड करते हैं पीक वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद भी आंसर यही आता है, पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। लेकिन यहाँ पर उसने आउटपुट यानी फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद DC के बारे में पूछा है, तो मैं आपको एक वैल्यू, एक कन्वर्शन फैक्टर लिखवा देता हूँ। DC जो आउटपुट DC है फुल वेव रेक्टिफिकेशन के बाद, उसके लिए हम ये कन्वर्शन फैक्टर एक यूज़ कर सकते हैं, 0.9 मल्टीप्लाइड बाई RMS वैल्यू। अब अगर आप इनपुट यानी 10 वोल्ट RMS वैल्यू को, चूँकि RMS वैल्यू तो आउटपुट और इनपुट की सेम है, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है।
तो इसका मतलब है अगर आपने डीसी की फॉर्म में इसे फाइंड करना है तो 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे और इसका आंसर 9 आना चाहिए, जो किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है। ना तो ये डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट से आएगा, ना डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट से, इसलिए करेक्ट आंसर आप इसमें नन की ऑप्शन देंगे। तो ये था आपका 6 सितंबर का टेस्ट। जो कुछ क्वेश्चंस बच्चों को याद थे वो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।